लें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स और लेक्चर नंबर 3 है हमारा। आज का टॉपिक है जी फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। बच्चों, एंजाइम्स की जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है, द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज द कंसीक्वेंस। एक एंजाइम का स्पेसिफिकली फंक्शन करना, एक एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बदल देना, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ये डिपेंड करती है एंजाइम की स्पेसिफिक केमिस्ट्री। दैट इज इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स. So the specificity of the enzyme depends upon its specific chemistry and its specific structure, that is configuration. अब बेटा एनी फैक्टर टेम्परेचर या कोई केमिकल, फॉर एग्जांपल एसिडिटी या बेसिसिटी, पीएच वगैरह या कोई टेम्परेचर वगैरह, एनी फैक्टर दैट कैन ऑल्टर, जो इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज ले आए, जो इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज ले आए, गॉट इट, और उसकी वजह से उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, अगर वो उसमें कोई फर्क पड़ जाए, उसकी शेप में, शेप ऑफ एन एंजाइम पर अगर वो फैक्टर इफेक्ट कर रहा हो, तवज्जो है बेटा, तो कैटालिसिस के रेट में फर्क पड़ सकता है। या तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ कैटालिसिस है, या तो वो स्लो पड़ना शुरू हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका हम जिक्र करने लगे हैं, दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर, पहला है जी कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की मिकदार आप कह लें या एंजाइम की क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन। नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट की मिकदार। नंबर 3 टेम्परेचर, एंड नंबर 4 पीएच ऑफ द मीडियम, कि जिस मीडियम में, जिस एक्वस मीडियम में उसका आप एंजाइम की एक्टिविटी करवा रहे हैं, उस एक्वस मीडियम की जो पीएच होगी उस पर भी डिपेंड करता है, पीएच ऑफ द मीडियम पर, कि एंजाइम का कैटालिसिस सुस्त पड़ेगा या एंजाइम का एक्शन सुस्त हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, या फिर एंजाइम का एक्शन टोटली आप कह लें कि रुक जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा, वेरी इजी। द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसका कंट्रोल एंजाइम कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ाओ, गॉट इट। और अगर आप टेम्परेचर में डिक्रीज करेंगे तो विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर देयर विल बी द डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। रिमेंबर दैट, टेम्परेचर इंक्रीज करें, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज कर लें, टेम्परेचर डिक्रीज कर लें, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी डिक्रीज कर लें। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप ये कह लें कि रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, डन। पॉइंट नंबर 2, the rate of enzyme controlled reaction may increase with the increase in temperature. तो अभी हमने जिक्र किया कि टेम्परेचर बढ़ाएं, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी बढ़ा दें, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखें, अप टू अ सर्टेन लिमिट है बेटा।
अब टेम्परेचर की तो लिमिट नहीं है ना, टेम्परेचर तो आप हीट करी जाओ करी जाओ करी जाओ तो हीट की क्वांटिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन याद रखें एक सर्टेन लिमिट के ऊपर हीट तो एंजाइम की धज्जियां उखाड़ देगा। एक सर्टेन लिमिट को जब क्रॉस करेगा तो एंजाइम तो तबाह हो सकता है, क्योंकि हीट तो चीजों को तबाह कर देती है। तो अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक, लेकिन अगेन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक खास हद है जी, उस हद के बाद अगर आप हीट करोगे तो फिर एंजाइम तबाह हो जाएगा और रिएक्शन रेट बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मेरे बच्चों यहां डेफिनेशन आई ऑप्टिमम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर? all enzymes can work at their maximum rate. तमाम एंजाइम्स अपना मैक्सिमम रेट पर काम करेंगे एक खास टेम्परेचर पर। एक खास ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उस खास टेम्परेचर को जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उस खास टेम्परेचर का नाम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उस खास टेम्परेचर का नाम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच enzyme work at its maximum rate. Enzyme work at its maximum rate. So enzyme work at its maximum rate at the specific temperature. That temperature is called optimum temperature. For example, बेटा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम काम करते हैं बेटा। गॉट इट? सो the enzymes of the human body work at the maximum rate at 37 degrees centigrade, and 37 degrees centigrade is the optimum temperature of our human body. Any problem? नेक्स्ट आया रोल ऑफ हीट। हीट करती क्या है, हीट का रोल क्या है एंजाइम की लाइफ में? तो सुनो, आपको पता ना बेटा, the energy which is required to start a chemical reaction is called activation energy. The energy which is required to start a chemical reaction is called activation energy. तो बेटा heat provides activation energy. तो जब आपने किसी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो वो फिर केमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? कम ऑन, द हीट which is required to start a chemical reaction is called activation energy. So that heat, अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो that heat will provide activation energy, and therefore chemical reactions are accelerated. Chemical reactions इंतहाई तेज हो जाते हैं और उनकी तेजी में इजाफा होता है at high temperatures. Done? ला जी, heat also supplies kinetic energy. हीट करने से एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है मेरा बेटा। And kinetic energy is the energy which is possessed by the moving body. तो kinetic energy की वजह से molecules will start moving. So heat also supplies kinetic energy to the reacting molecules, causing them to move rapidly. और इस तरह enzyme के molecules and substrate के molecules will start moving rapidly. Thus, the reactants यानी कि substrates can move more quickly, and chances बढ़ जाते हैं कि reactants का यानी कि substrate molecules की collision हो,
कोलिशन हो एंजाइम के साथ, तो मेरा बच्चा एंजाइम और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान टक्करें होनी शुरू हो जाती हैं, और जब वो टक्करें होंगी तो क्या होगा, सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट उन्हें पकड़ लेगी। डन। तो दोबारा सुन लें, हीट की मदद से हुआ क्या, तो पहली मदद ये हुई कि हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी मदद जो हीट करती है वो ये है कि हीट सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से मुराद सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो दोनों बड़े रैपिडली मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह चांस बढ़ जाता है कि इनकी कोलिजन हो, और आपस में ये बाइंडिंग साइट पर जैसे ही सबस्ट्रेट टकराएगा तो एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट उसको पकड़ लेगी। नेक्स्ट है बेटा, however, फर्दर इंक्रीज इन द हीट। अच्छा, अगर मैं हीट को और ज्यादा इंक्रीज करूंगा, अब मैं हीट बढ़ाता ही चला जाऊं, तो फिर एक वक्त होगा ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो वक्त था जिस पर एंजाइम फुल काम कर रहा होगा, लेकिन मेरा बच्चा अगर मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा अगर मैं हीट एनर्जी में इंक्रीज ले आऊं, तो फर्दर इंक्रीज इन द हीट एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स। अब बेटा पहले तो मॉलिक्यूल्स में हो रही थी मूवमेंट्स, तो चलो कोई बात नहीं, हमारे हमारे वो हमारे क्या कहते हैं यार, हमारे फायदे में बात थी कि जी मॉलिक्यूल्स में वो हो रही हैं मूवमेंट्स, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा बच्चा अगर आपने बहुत ज्यादा हीट बना दी, तो अब मॉलिक्यूल से बात किधर चली जाएगी, अंदर। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, जो अमीनो एसिड्स के अंदर जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो एंजाइम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन एटम्स में बेशुमार वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर ये वाइब्रेशंस काबिले बर्दाश्त से बाहर हो गई, इफ द वाइब्रेशंस बिकम्स टू वायलेंट, अगर ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो गई, तो मेरा बच्चा मॉलिक्यूल की धज्जियां उखड़ जाएंगी। द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट। वो एटम सारे, वो शराजा सारा बिखर जाएगा, और पता लगा कि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल सारा टूट फूट का शिकार हो जाएगा बेटा, और उस वक्त आप कहोगे कि एंजाइम डी नेचर्ड हो गया है। एंजाइम क्या हो गया बेटा, डी नेचर्ड। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर मेरे बच्चे ये स्क्रीन पर मौजूद इस डायग्राम को देखें, तो ये देखें कि नीचे टेम्परेचर है, वाई एक्सेस पर हमने टेम्परेचर रखा है, और सॉरी यार, ये मैं जरा बायो का टीचर हूं, मुझे एक्सेस में शुरू से प्रॉब्लम है, तो चलो एक्स एक्सेस पर हमने क्या रख लिया बेटा, टेम्परेचर, और वाई एक्सेस पर हमने क्या रख दिया है, रिएक्शन रेट। तो पता ये लगा कि जब मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो रिएक्शन रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, रिएक्शन रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। गॉट इट? तो देखें बेटा, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहता है रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा, तो रेट, रिएक्शन रेट में डबल इजाफा होगा बेटा, ठीक है। तो रेट डबल्स फॉर ईच 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर, और एक वक्त आएगा, अच्छा अब यहां ह्यूमन बॉडी एज एन एग्जांपल दी गई है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो टाइम है जहां पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम था बेटा। रिएक्शन रेट क्या था, मैक्सिमम था। अब अगर मैं देखूं तो जो कर्व है, अगर मैं इसको जरा नीचे ले आऊं, तो मेरा बच्चों जो नॉर्मल कर्व था फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उनको तो सीधा जाना चाहिए था, उसको अब सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये कर्व जनाब सीधा नहीं गया। ये क्या हुआ कि जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया, तो पता लगा डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो गई, और जब डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी, तो एकदम स्पीड ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा, और पता लगेगा इवेंचुअली इट विल बी स्टॉप्ड, क्योंकि एंजाइम सारे तबाह हो गए।
एंजाइम सारे क्या हो गए बेटा, तबाह हो गए। तो जनाब वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो पता ये लगा कि अब हमने ये चीज देखी कि इफ द वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट, अच्छा ये जो वाइब्रेशंस जो टू वायलेंट हो रही हैं, ये टू मच वायलेंट तभी आएंगी ना बेटा जब उन्हें आप किससे ऊपर हीट करोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर हीट करने से क्या होता है बेटा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए वेरी इसेंशियल था, it is lost, it is lost, so the enzyme is said to be denatured। अगला जो फैक्टर है वो फैक्टर है जी पीएच वैल्यू। क्या मेरा बेटा, पीएच वैल्यू। डन। तो पीएच वैल्यू की शुरू में ही उन्होंने, राइटर ने डेफिनेशन दे दी ऑप्टिमम पीएच। सो व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच, तो सुन लें, एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली, हर एंजाइम जबरदस्त किस्म के बड़े इफेक्टिव तरीके से, बड़े बाअसर तरीके से काम करेगा एक नैरो रेंज के अंदर। बेटा ये एक जो है कोई खास पीएच नहीं, एक खास रेंज है। रेंज आपको पता है बेटा, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। उस खास रेंज के अंदर अंदर एक एंजाइम मोस्ट इफेक्टिवली काम करता है, उस खास रेंज को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे नैरो रेंज का वर्ड के बजाय स्पेसिफिक पीएच लिख देते हैं, वहां गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो वर्ड यहाँ स्पेसिफिक नहीं, यहाँ नैरो रेंज का जिक्र करना आपने कि एक रेंज है जी, एक अपर और लोअर लिमिट, एक खास रेंज है। अलबत्ता वो रेंज कुछ ज्यादा बड़ी रेंज नहीं होती, उसमें बहुत ही कम हो सकता पॉइंट्स के सिर्फ डिफरेंस हो। तो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है जिसमें एवरी एंजाइम वर्क्स मोस्ट इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमम पीएच। अच्छा बेटा, अब यहां पर दो शॉर्ट क्वेश्चंस आए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन पीएच। अगर हम उस नैरो रेंज में हल्की सी तब्दीली अगर करें, सिर्फ हल्की सी, तो उसका एंजाइम एक्शन पर क्या असर होगा। और दूसरी है जी, अगर हम पीएच में बड़ी जबरदस्त एक्सट्रीम चेंज ले आए पीएच में, तो उसका क्या फर्क होगा। तो लेट्स सी, स्लाइड चेंज इन पीएच का क्या फर्क होगा। तो सुन लें, a slight change in pH can change the ionization of the amino acids at the active site। लॉजी, एक्टिव साइट के ऊपर भी आयोनाइजेशन में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स आर चार्ज बियरिंग, सॉरी, एक्टिव साइट इज द चार्ज बियरिंग साइट। एक्टिव साइट इज व्हाट, चार्ज बियरिंग साइट। तो बेटा अगर उसकी आयोनाइजेशन हो गई तो जाहिर सी बात है फिर चार्जेस तब्दील हो जाएंगे। सो बेटा आयोनाइजेशन कर देगा ऑफ द अमीनो एसिड्स, और जब आयोनाइज ही हो गई, एक चीज ही आयोनाइज हो गई, वो तो टूट गई। तो आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स हो जाएगा, एक्टिव साइट की शेप सारी तब्दील होगी। इट मे ऑल्सो इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो जनाब ना सिर्फ अमीनो एसिड्स की आयोनाइजेशन होगी, बल्कि सबस्ट्रेट की भी आयोनाइजेशन हो जाएगी। गॉट इट। अब मॉलिक्यूल जब तक जुड़ा हुआ था, ये आपस में बेहतरीन काम करेंगे, आयोनाइज हो गए, अपने आयंस में टूट गए तो गए। तो ये था स्लाइड चेंज इन पीएच का फर्क बेटा। तो स्लाइड चेंज इन पीएच आयोनाइजेशन कर देती है अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट एंड आल्सो इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो बेटा ऐसी कंडीशन में, अंडर दीज चेंज्ड कंडीशंस, एंजाइम एक्टिविटी इज ईदर रिटार्डेड, या तो वो स्लो हो जाएगी बेटा, रिटार्डेड मतलब स्लो हो जाएगी, या फिर रुक जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी कंप्लीटली, कि एंजाइम फारग हो गया। डन। और दूसरी तरफ आइए, अगर मैं स्लाइट नहीं जनाब, मैं अगर एक्सट्रीम चेंज ला रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम pH 2 पर काम करता है, अगर मैं उसको pH 11 दे दूं, तो ये एक्सट्रीम चेंज है। तो एक्सट्रीम चेंज इन द pH causes the bonds of the enzyme to break। तो पता लगेगा बॉन्ड्स, एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं, लो जी,
वहां तो अमीनो एसिड की आयनाइजेशन करवाई थी स्लाइड से ने, इधर तो बॉन्ड्स ही तोड़ दिए भाई. Causes the bonds breakage due to which enzyme पूरे का पूरा ब्रेकअप हो जाएगा. और जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर सारा ब्रेक ऑफ हो जाए बेटा, पूरे का पूरा उसका ब्रेकअप हो जाए, वो पूरे का पूरा ब्रोकन हो जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन दी वो एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाएगी. एंजाइम किस चीज का शिकार हो जाएगा मेरा बच्चा? डीनेचुरेशन का. डन. तो ये था जनाब पीएच के हवाले से. तो पीएच, ऑप्टिमम पीएच की एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था बोर्ड में. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन पीएच. और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम चेंज इन पीएच. that is extreme change in pH. What is the effect of extreme change in pH on the enzyme? On the enzyme कह लें या enzymatic controlled रिएक्शन. ठीक है बेटा. आगे चलते हैं जनाब. एंजाइम कंसंट्रेशन, ये भी बड़ा इजी सा बेटा. एंजाइम कंसंट्रेशन, अब इसमें पता दो सिचुएशंस हैं. एक है सिचुएशन 1 और दूसरी है जी सिचुएशन 2. दूसरी क्या है? सिचुएशन 2. तो हेडिंग क्या है जी? हेडिंग है कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, यानी एंजाइम की मकदार. लो मेरे बच्चों, अगर आपने, पहली सिचुएशन है कि अगर आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड रखी हुई, मतलब आपके पास एक वेसल है, आप वेसल के अंदर आप बीकर है, आप उसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो. तो व्हेन इफ यू आर एडिंग सबस्ट्रेट मोर एंड मोर एंड मोर, तो फिर एंजाइम भी, अगर इफ यू आर एडिंग एंजाइम ऑल्सो मोर एंड मोर एंड मोर, यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन भी बढ़ानी होगी अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाई जा रहे हो. इफ यू आर इंक्रीजिंग एंड कीपिंग ऑन increasing what the substrate concentration, so enzyme concentration should also be increased. तो सिचुएशन 1 ये है जी. तो सुन लें. The rate of reaction depends directly on the amount of enzyme present at the specific time. एक खास टाइम पर जितना ज्यादा आप एंजाइम डालोगे उतना ही ज्यादा एंजाइम का रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. लेकिन ये कब है? एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है. जब कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट. तो फिर अमाउंट ऑफ एंजाइम बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते जाओ. If the amount of enzyme is increased by 2 folds, अगर आप एंजाइम को 2 गुना बढ़ा दोगे तो रिएक्शन का रेट भी 2 गुना बढ़ेगा. It will be, the reaction rate will also become doubled. वो भी डबल हो जाएगा. Got it? By increasing the enzyme molecules, क्या होगा अगर आप एंजाइम बढ़ाओगे? तो जब आप एंजाइम के मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो याद रखो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी बढ़ेंगी. जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? मोर एंड मोर एक्टिव साइट्स विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो एक खास वक्त में जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतना ही ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पे प्रोडक्ट में चेंज होंगे. तो यहाँ क्या बता रहा था कि अगर अनलिमिटेड, अगर ढेर सारा आपके पास सबस्ट्रेट है और आप उसमें ऐड करते जा रहे हो तो फिर बेटा आपने एंजाइम भी बढ़ाना है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े. वरना क्या होगा? एक्टिव साइट्स कम हो जाएंगी, सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वेटिंग लिस्ट में सबस्ट्रेट बढ़ा रहेगा. अच्छा भाई, दूसरी सिचुएशन है कि अगर आपने सबस्ट्रेट लिमिटेड लिया हुआ है, अगर आपने सबस्ट्रेट लिमिटेड लिया हुआ, अगर सबस्ट्रेट आपने फिक्स किया हुआ है, इसके सबस्ट्रेट की मैंने अमाउंट और नहीं बढ़ानी, तो फिर बेटा शुरू में जब आपने एंजाइम की एक खास कंसंट्रेशन डाली और रेट ऑफ रिएक्शन तेज हुआ, अब चूंकि सबस्ट्रेट नया नहीं है
चूंकि नया सबस्ट्रेट आप ऐड नहीं कर रहे, तो बेटा नया एंजाइम डालने से उसके रिएक्शन रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। क्योंकि अगर आप नया एंजाइम डाल भी दोगे तो एक्टिव साइट्स तो खाली पड़ी हुई, क्योंकि सबस्ट्रेट जो लिमिटेड था वो तो यूज में है, सबस्ट्रेट तो यूज हो रहा है, तो सबस्ट्रेट तो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो अब नया अगर सबस्ट्रेट नहीं है और आप एंजाइम ऐड करते जा रहे हो, तो देयर विल बी नो इफेक्ट आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। के ऐसी हालत में अगर आपने सबस्ट्रेट लिमिटेड लिया हुआ है, तो एक खास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के बाद the rate of reaction will no longer depend upon the increase in concentration of the enzyme. तो पता लगा, it will not depend upon the increase in concentration of enzyme। तो अब एंजाइम के बढ़ाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, एंजाइम के बढ़ाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मुकामी अकेडमी में पढ़ाता था, तो वहां अगर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेता था, यानी कि सबस्ट्रेट अगर उसने अनलिमिटेड रखा हुआ था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बुलाई जाओ और उसको एडमिशन देते जाओ, तो साथ साथ बेटा एंजाइम से मुराद वो चेयर्स भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा लगाते थे, ज्यादा से ज्यादा कमरे बनाए जाते थे और उन कमरों में चेयर्स भी लगाए जाते थे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनलिमिटेड होते थे। लेकिन मेरा बेटा, अगर आपने 20 स्टूडेंट्स के बाद अपना दाखला बंद कर लिया है, तो अब अगर आप पहली 20 चेयर से, तो फर्क पड़ेगा कि 20 चेयर्स पर वो 20 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, लेकिन अब 20 के अलावा वो 30 अगर और ऐड करके टोटल 50 चेयर्स कर लेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो वो बता रहा है कि देयर विल बी नन ऑफ एनी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। अब चाहे जितनी मर्जी आप कुर्सियां लगाते जाओ, आपके पास स्टूडेंट 20 से ज्यादा नहीं आ रहे। गॉट इट? तो उम्मीद रखता हूं कि ये छोटी सी एक मिसाल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं जनाब, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या है कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है, द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। तो बेटा जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है, उतनी ही तेजी से एंजाइम उसको चेंज कर रहा होगा। लेकिन अब अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन को फिक्स कर दूं, अब अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन को फिक्स कर दूं और सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा बेटा? फिर वही बात आ गई कि अगर मैं कुर्सियां फिक्स कर दूं कि मैंने बस 20 ही कुर्सियां रखनी है, स्टूडेंट आप 100 को एडमिशन दे दो, तो फिर अजीब सी सिचुएशन होगी। वो स्टूडेंट बस 20 ही बैठ सकेंगे उन कुर्सियों पर। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, अ पॉइंट इज रीच्ड, एक नुक्ता ऐसा आएगा where a further increase in the substrate, के substrate बढ़ाने से there will be no increase in the rate of reaction anymore, पूछो क्यों? क्योंकि सारी active sites occupy हो गई। well, this is because at higher substrate level all the active sites, क्योंकि आपने एंजाइम कम लिया हुआ था और फिक्स लिया हुआ था, आप एंजाइम नहीं बढ़ा रहे हो, all the active sites of the enzyme are occupied। और जैसे ही बेटा एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, उस पोजीशन को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो गई है। उस पोजीशन को क्या कहते हैं? सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो गई है, विल बी ऑक्यूपाइड, एंड द फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट does not increase the reaction rate। अब यहां मैं अपने बच्चों के साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा। अब हम उस पिक्चर को देखते हैं और इस डायग्राम में हमें पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये रहा जी। तो ये देखें, ये रिएक्शन रेट है और नीचे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। बेटा इन दोनों कर्व्स को देखें कि जब तक एक्टिव साइट्स स्टिल अवेलेबल हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा, डन। अब ये वो पॉइंट्स हैं, ये दोनों,
कि जहां क्या हुआ कि मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन का मैक्सिमम पॉइंट था कि जनाब यहां आकर अब हमने एंजाइम डालना जब बंद किया तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि इन पॉइंट्स पर आकर यहां आप देखें कि एक्टिव साइट्स जो थी वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हो गई, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो जाएंगी, और उस वक्त क्या होगा कि रिएक्शन रेट फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर रिएक्शन रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देयर आर नो न्यू एक्टिव साइट्स अवेलेबल, देयर आर नो न्यू एक्टिव साइट्स अवेलेबल। डन। सो आज का लेक्चर यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी, सॉरी, मुझे आपको एक और पिक्चर एक दिखानी है, ये रही थी। बेटा फिर ना कहना कि खबर ना हुई मेरे बच्चों, इन एंजाइम्स के नेम्स और उनके नेम्स के साथ इन एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच याद करना मत भूलना। मैं फिर कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। तो इन एमसीक्यूज में वो पूछ लेते होते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच of pepsin, what is the optimum pH of sucrase, enterokinase, salivary amylase, catalase, and chymotrypsin, and pancreatic lipase and arginase। तो मेरे बच्चों इनकी ऑप्टिमम पीएच ये याद लाजमी करनी है। एंड रिमेंबर दैट, ये देखें कीमोट्रिप्सिन की दिस इज अ नैरो रेंज 7 to 8, so this is the narrow range in which it work at its maximum। डन बेटा, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आज बस आज के लेक्चर में इतना ही था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है बेटा तो मुझे लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आज कौन सी क्लास का कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।